शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। साल 2020 में कुल 6 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसमें से 4 ग्रहण अभी तक लग चुके हैं और हम आखिरी महीने के आसपास पहुंचने वाले हैं। बाकी अभी 2 ग्रहण रखना बाकी है, जिसमें से एक ग्रहण है जो चंद्र ग्रहण बचा हुआ है जो नवंबर महीने में आएगा और एक ग्रहण है जो सूर्य ग्रहण है जो दिसंबर के महीने में आने वाला है। जब भी ग्रहण लगता है तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि उसके कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव राशियों के अनुसार ब्रह्मांड के ऊपर विश्व में हर जगह पड़ते ही पड़ते हैं। हालांकि अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हमेशा ग्रहण का शुभ फल कम और अशुभ फल ज़्यादा ही देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है क्योंकि ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पूरे मनुष्य जाति के ऊपर पड़ता है। तो ये जो ग्रहण अभी जो लगने वाला है नवंबर के महीने में, आखिर इसका समय क्या है, नवंबर में जो भी ग्रहण लगेगा ये आखिरी चंद्र ग्रहण होने वाला है। कौन सी राशि पे लगने वाला है, कितने बजे लगेगा, इसका सूतक क्या है, ये कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है और बाकी राशियों के ऊपर इसका क्या शुभ या अशुभ फल पड़ने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि हालांकि मैंने यहाँ पर अभी जो है ग्रहण का टाइम लिखूंगी, मैं आपको बताऊंगी और मैंने यहाँ पर एक जो है कुंडली का चार्ट बना के रखा है। ये ग्रहण की ये उस दिन की कुंडली मैंने बनाई है जिस दिन ग्रहण लगने वाला है और जो ग्रहण लगने वाला है ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और चंद्र ग्रहण जो है दिवाली जो थी आपको पता है जो 14 नवंबर की थी और 14 नवंबर के बाद जो है पूर्णमासी आएगी जो 30 नवंबर को होगी। उस दिन जो है सोमवार का दिन है। तो भारत के कई बड़े और छोटे शहरों में ये चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा। हालांकि बेशक ये एक उप चंद्र ग्रहण है जिसके कारण जिसे जो है आप आंखों से भी खुली आंखों से भी आप इसको देख सकते हैं और जिसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि जो उप चंद्र ग्रहण या उप छाया चंद्र ग्रहण जो होता है उसकी जो परछाई होती है, जो असली परछाई होती है वो धरती के ऊपर नहीं पड़ती है और बिना परछाई पड़े ही ये चंद्रमा के ग्रहण लगाने के बावजूद भी ये ऐसे निकल जाता है कि आपको एक छोटा सा धुंधलापन दिखाई देगा, लेकिन असल में अगर आप देखेंगे तो चांद की जो आकृति होगी उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे बाकी चंद्र ग्रहण में आपको आधा पूरा चांद जिस तरह से दिखाई देता है तो कुछ भी अगर कोई फर्क नजर आएगा भी तो बहुत हल्का या धुंधला सा फर्क आपको नजर आएगा। इस प्रकार का जो ग्रहण होता है इंग्लिश में अक्सर उस ग्रहण को जो है पेनुम्ब्रल के नाम से जाना जाता है। यह इस ग्रहण के दौरान जो है चाहे कोई भी ग्रहण हो, शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने आराध्य का जाप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार की कोई सिद्धि करना चाहते हैं वो लोग इस सिद्धियों को उस समय शुरू कर सकते हैं। ग्रहण काल के समय जो है आपको ये जरूर दान जरूर देना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। दान करने से जो है अगर जिनका भी क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन का कारक है और जिनका भी मनोबल बहुत कमजोर है, हमेशा उनको बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, तो ऐसे लोगों को चंद्रमा मजबूत करने के लिए अपने आराध्य देव और खास कर तो कहा गया है कि भोलेनाथ शिव का जरूर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको चंद्रमा ग्रहण के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने बजे शुरू होने वाला है और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 उस दिन सोमवार का दिन है, लगने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ये उप छाया चंद्र ग्रहण है जिसके कारण जो है जो चंद्र ग्रहण का सूतक इस बार आपको मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो ये काफ़ी जगहों पे देखने वाला है, जैसे एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, शांत महासागर, अमेरिका के कुछ हिस्से, वहाँ पर जो है आपको चंद्र ग्रहण दिखेगा और साथ ही साथ भारत में भी ये चंद्र ग्रहण जो है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि उप छाया ग्रहण है तो आपको ये यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो सूतक मानने की ज़रूरत इसमें आपको नहीं है, लेकिन ग्रहण जब भी होता है जो भी ऋषि मुनियों ने या जो भी ज्योतिष में नियम बताए गए हैं उनका पालन अवश्य करना पड़ता है। तो
तो अगर आप देखेंगे जो ग्रहण का समय है वो 30 नवंबर को, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन जो है चंद्रमा को ही अर्पित होता है, तो चंद्रमा के कारण इस समय मानसिक जो प्रकार के जो जिनको मानसिक चिंताएं हैं वो बहुत अधिक लोगों को इस चंद्र ग्रहण के बाद जो है पड़ने वाली हैं। तो 30 नवंबर को दोपहर के 1:04 पर जो है ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो आप सबको सुबह सुबह ही अपने सारे काम निपटा लेने हैं और जब ये ग्रहण का समय होगा उस समय आप पहले ही जो है अब जो भी आप दान देना चाहते हैं चंद्रमा से संबंधित, चाहे दूध है, दही है या फिर चावल है, सफ़ेद कपड़ा है, ये सब चीज़ें जो हैं आप ला करके अपने घर में रख दीजिए। और जब ग्रहण का काल होगा उस समय आप अपना आराध्य देव की या मंत्रों की आप जाप करिए और जाप करने के पश्चात जब ये समय ख़त्म हो जाएगा तो स्नान करने के पश्चात जो है फिर आप मंदिर में जाके शाम को आप उन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर अगर उस ग्रहण का कुछ बुरा असर भी पड़ रहा होगा तो उसको सहने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और जो भी उसका नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर पड़ने वाली है या बुरा असर होने वाला है तब तो आपके ऊपर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो ग्रहण का जो मध्य काल होता है वो भी 30 नवंबर को 3:13 पर पड़ने वाला है। ये इसका मध्य काल होगा। मध्य काल में भी कुछ लोग जो हैं उस समय तक भी है पूजा अर्चना वगैरह इत्यादि करते हैं, लेकिन ये पूजा अर्चना या आरती थाली वाली ये वाली नहीं होती है। मंदिरों के जैसे मैंने कहा कि ये सूतक नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मंदिरों के दीवार कबाड़ तो बंद ही रहेंगे। आपको जो भी पूजा करनी है वो मानसिक रूप से करनी है, मानसिक रूप से जाप करना है और उसका जो समापन होने वाला है वो शाम को 5:22 पर जो है इस ग्रहण का समापन हो जाएगा और ये 2020 का इस बार का आखिरी चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ग्रहण जो है लगने वाला है कम से कम 4.5 घंटे के आसपास का समय आपको मिल रहा है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक ग्रहण के बाद जब दूसरा ग्रहण लगता है तभी तक का ही इसका प्रभाव राशियों के ऊपर जो है देखने को अक्सर आपको मिलता है। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा है कि 4.5 घंटे का समय है तो एक चंद्र ग्रहण अभी जो है जैसे मैंने कहा नवंबर में आपको चंद्र ग्रहण पड़ेगा और दूसरा सूर्य ग्रहण जो है दिसंबर में पड़ने वाला है। तो चंद्र ग्रहण से लेकर के अगले चंद्र ग्रहण तक का जो समय है उस समय तक जो है उसका सूतक जो है उसका प्रभाव मान्य होता है ब्रह्मांड के ऊपर, देश के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन अगर मोटा मोटा भी लेना चाहते हैं तो जो 4.5 घंटे का अर्थ होता है एटलीस्ट आपको 4.5 महीने का 1 घंटा 1 महीने को काउंट कीजिए तो 4 घंटे 4 महीने के लिए हो गए, तो 4 महीने 15 दिन 4.5 महीने तक जो है सभी राशि वालों का इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है शुभ या अशुभ प्रभाव जो है पड़ने वाला है। सूतक बेशक इसका मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिस प्रकार से आपको परहेज करने के लिए बताया गया है उस हिसाब से करिए और कोशिश कीजिए कि आप ईश्वर का मानसिक जाप करिए। इससे जो होगा आपके अंदर जो है एक मन को जो है एक ताकत मिलेगी। जो मनोबल आपका कमज़ोर हो जाता है चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण उससे जो है आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अब मैं राशि के हिसाब से बता रही हूँ कि आखिरी जो ग्रहण है कौन सी राशि पे पड़ने वाला है और कौन सी राशि वालों को कितना संभल के रहने की ज़रूरत है। ये जो चंद्र ग्रहण का अगर देख रहे हैं तो ये जो मैंने कुंडली बनाई है आप देख रहे हैं वृष लग्न की कुंडली है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वृष राशि के ऊपर, वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में लगने वाला है और वृष राशि में पहले से ही राहु यहाँ पर आकर के विराजमान होकर बैठे हुए हैं। हालांकि वृष राशि राहु की उच्च राशि होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चंद्रमा जो है कमज़ोर पड़, चंद्रमा की भी ये उच्च ही राशि है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो इस प्रकार जो है जो राहु एक क्रूर ग्रह होने के कारण चंद्रमा को कहीं ना कहीं ग्रास कर रहा है, तो चंद्रमा को तकलीफ तो हो ही रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मानसिक असर होने वाला है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वृष राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर जो है ज़्यादा मानसिक असर देखने को आपको मिलेगा। अब वृष राशि के जितने भी जातक होंगे उनको सिर्फ यही उपाय करना है कि 4.5 महीने तक कोशिश कीजिए आप शिव जी के ओम नमः शिवाय या चंद्रमा के जो भी मंत्र हैं
उन सभी मंत्रों को जो भी आप आसान से पढ़ सकती हैं, चंद्रमा का गायत्री मंत्र है, इन सब मंत्रों को इसमें से जो भी आपको आसान लगता है एक मंत्र आप चूज कर लीजिए। और जब भी आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट 27 नक्षत्र हैं तो 27 बार जो है इन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए, आपके मनोबल को जो है वृद्धि मिलेगी। ज्योतिष में कहा गया है कि क्योंकि चंद्रमा का असर आपके मन के साथ रिलेटेड होता है, तो जब भी कोई मुश्किल दौर पड़ता है और जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो धीरे धीरे उसका समाधान आपको मिल जाता है। और चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके मन में जो एक अजीब प्रकार का भय और डर बना रहता है, वह डर जो है धीरे धीरे जो है उस पर काबू होने लगता है और मंत्रों के उच्चारण से चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो वृष राशि के जितने भी जातक हैं उन लोगों को ग्रहण के समय हो सके तो जो भी जैसे मैंने आपको चंद्रमा से संबंधित दान बताए हैं उन सामान को ला करके आप ग्रहण से पहले रख लीजिए। और उस दिन सोमवार का दिन ही है तो आप शाम के समय जा कर के जो है मंदिर में ये ग्रहण का जो भी सामग्री है आप दे सकते हैं। और हालांकि अगर आप देखेंगे क्योंकि राहु जो है इस वक्त लगन में ही बैठा है तो वृष राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको अपनी सेहत का जो है ध्यान रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है, नहीं तो आपको चोट वगैरह भी लग सकती है। साथ में नीचे केतु आकर के बैठा है तो हो सकता है इस केतु के कारण जो है आपके घर में जिन लोगों का अगर पहले से ही चंद्रमा ठीक नहीं है या पहले से ही उनका राहु केतु शुभ जगह नहीं बैठे हैं तो उनके पारिवारिक जीवन में कला कलेश का जो है माहौल शुरू हो जाएगा जब से राहु केतु ने यहाँ पे परिवर्तन किया है। तो वृष राशि के लोगों को अपने आप को शरीर की देखभाल करने की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। अब आ जाता है कि बाकी की जो राशियाँ हैं तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो सबसे शुभ जो ग्रह पड़ रहा है तो मीन राशि के लिए सबसे अधिक शुभ ये ग्रहण पड़ रहा है। मीन राशि के बाद अगर आप देखेंगे तो तुला राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि के लिए 11वें भाव में है, ये लाभ का भाव है। तो आप लोगों को इस चंद्र ग्रहण के कारण जो है कहीं ना कहीं और खासकर जो जल से संबंधित जो भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को जो है अच्छा शुभ लाभ मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गिने चुने कुछ ही ग्रह लिखे हुए हैं। उसका कारण ये है जो बड़े बड़े ग्रह हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को लिया है, छोटे ग्रह अमूमन जो है चेंज हो जाते हैं। मीन राशि के बाद आ जाता है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए क्योंकि ये रोग शत्रु के घर में बैठा हुआ है और कर्जे के घर में बैठा हुआ है तो जिन लोगों को अभी तक जो जैसे तुला राशि के जो भी लोग हैं खासकर जो महिलाएं हैं इनको जो है ये शुभ रहने वाला है। भोग विलास का जो है शुक्र जो है इसका कारक होता है। हालांकि अगर देखा जाएगा तो राहु और जो चंद्रमा शुक्र है ये आपस में मित्र ही होते हैं क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के देवता हैं। तो जितने भी शुक्र राशि तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए बहुत शुभ है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी चली हुई आ रही है और खासकर आपकी वो जो बीमारी है नाभि से नीचे और कूलों से ऊपर तक जो भी आपका प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है, जो किडनी है और लीवर का जो हिस्सा है या आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे अगर पहले से कोई भी प्रॉब्लम चली हुई आ रही है तो धीरे धीरे इस ग्रहण का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपके ऊपर जो बीमारी का असर जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा था धीरे धीरे इसमें अनायास अचानक रूप से ही इसमें जो है आपको इलाज होता हुआ नजर आएगा। ये बीमारी आपको कम होती हुई जरूर दिखाई देगी और उसका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए भी ये बहुत शुभ ग्रहण रहने वाला है। इनका जो है बाहुबल बढ़ने वाला है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान समाज में बढ़ने वाली है। इनसे छोटे जो भी भाई बहन हैं उनको भी इसका शुभ फल देखने को मिलेगा और लोगों में इनकी इज्जत बढ़ेगी और भाई बहनों के साथ जो है अभी तक स्नेह नहीं चल रहा था तो वो भी इनके अच्छे जो मनमुटाव थे वो मनमुटाव कम हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत स्नेह आपस में बढ़ जाएगा। और रही बाकी राशियों की बात तो जो थी मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं है। उसके बाद सिंह राशि के लिए भी शुभ नहीं है। सिंह राशि वालों को जो है सुख का अभाव होने वाला है तो आपको जो है अपने सुख के ऊपर मतलब किसी भी प्रकार का खासकर जो माता है माता की तरफ भी और सिंह राशि में क्योंकि
सूर्य है तो सूर्य पिता का कारक है, तो पिता को थोड़ी इससे जो है तकलीफ हो सकती है, पिता के सुख में थोड़ी कमी हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए जो है बुध की राशि है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। ये बच्चे जो है बहुत ही अधिक चंचल होते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी थोड़ा सी उनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो उनके ऊपर जो है थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण शुभ नहीं है, क्योंकि उनके दाम्पत्य भाव में कुछ ना कुछ जो है मन मुटाव आपको देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए भी, क्योंकि अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में जो है राहु का आना शुभ नहीं पड़ता है, और यहाँ पे राहु आने के कारण जो है कहीं ना कहीं मन के अंदर एक अजीब सा जो है डर उत्पन्न जरूर करता है। हालांकि राहु इस समय उच्च का पड़ रहा है, तो फिर भी बेशक मृत्यु तो आपको नहीं होने वाली, लेकिन मृत्यु को लेकर आपको झेलना पड़ सकता है, आपको मानसिक संताप अधिक होने वाला है। भाग्य भवन में भी जो मकर राशि है, मकर राशि में भी यहाँ पे जो त्रिकोण भाव है, भाग्य का भाव है, यहाँ पर भी ग्रहण का होना शुभ नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है नौकरी का जो स्थान होता है, यहाँ पर भी ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित आपको अचानक समस्याएं आ सकती हैं, तो नौकरी में आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। अब आ गया मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के लिए भी जो है ये ग्रहण शुभ नहीं है। हालांकि मेष राशि से राहु जो है हमेशा दबके रहता है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी राशि के अकॉर्डिंग अगर राहु का और मंगल का आपस में युद्ध होता है तो हमेशा मंगल अधिक जीतता है, लेकिन फिर भी इसका 12वें भाव में जो आपका सैया सुख का भाव है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जो है प्रॉब्लम आने वाली है। यात्राएं जो भी आप करेंगे उसमें आपको इतनी अधिक सफलता नहीं मिलने वाली है। हाँ, यात्राओं में चोरी होने का डर जरूर है, क्योंकि राहु जो है रहस्यमय तरीके से जो है चोरी अवश्य होती है। तो ये थे राशियों के हिसाब से भी मैंने अब आपको जानकारी दे दी है कि कौन सी राशि वालों को ये ग्रहण कितना अधिक शुभ रहने वाला है और कौन सी राशि वालों को अधिक शुभ नहीं रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और ग्रहण में जिस प्रकार से चीज़ें मान्य जाती हैं आप उन सभी चीज़ों का पालन कीजिए। मानसिक जाप जरूर कीजिए, चाहे आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप साधारण वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, तो जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, सूतक लगने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि ग्रहण में जो चीज़ें मनाई की गई हैं आप उनको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रहण का असर, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ये चीज़ हो रही है, ये हलचल हो रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जातक हैं उन सबके ऊपर आपके यहाँ पर बेशक ये दिखाई दे या ना दे, लेकिन हलचल तो अवश्य होती ही होती है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।